हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के सबसे पहले कूलम फोर्स के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं उससे अगला टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। Okay, now the electric field. अब तक जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर हमके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकली डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे जो पहले वाले टॉपिक से थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या चीज होती है, मान लीजिए कोई भी चार्ज, अगर हम एक चार्ज को लेकर चलते हैं, एवरी चार्ज अपनी एक यूनिक फील्ड को रखता है। चार्ज के पास यूनिक फील्ड यानी कि चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ये अपनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को बाहर की तरफ रेडियली फेंकता है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखने को मिलता है। दैट्स मीन एवरी चार्ज, हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड है, अपना एक दायरा है। अब उस फील्ड को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, लेट्स सपोज एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, जो चार्ज जिसकी अपनी कोई फील्ड ना हो, उसको हम उसकी तरफ धीरे धीरे लेकर चलते हैं। मान लीजिए जैसे ही ये चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इसको जब फील्ड महसूस होती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। यानी कि जैसे ही एक टेस्ट चार्ज को जब हम एक पर्टिकुलर दूसरे चार्ज की फील्ड में ले जाते हैं तो वो चार्ज उसको रिपेल करता है, आउट करने की कोशिश करता है, तो यानी कि उस चार्ज को एक फोर्स महसूस होती है बाय एग्जिस्टिंग चार्ज। वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स होती है Q नॉट, उस पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चार्ज अंदर जो मेन चार्ज था उसने उसके ऊपर लगाई। लेट्स सपोज इस चार्ज से यहां तक, मान लीजिए जो एग्जिस्टिंग चार्ज था उस चार्ज के r डिस्टेंस पर इसको एक फोर्स का महसूस हुआ, तो कूलम फोर्स क्या बोलती है? तो यहां पर अगर हम देखें इस वाले मेथड से, तो कूलम फोर्स हमारे को क्या बताती है, दैट इज 1/4 पाई ई नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यहां पर हमारे पास देखिए आप फार्मूला हमारे को मिल चुका है, दैट इज F इज इक्वल टू Q नॉट ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगी F अपॉन Q नॉट। तो F हमारे पास क्या है, दैट इज 1/4 पाई ई नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में Q नॉट। सो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को मिलती है दैट इज 1/4 पाई ई नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आप इस फार्मूले में देख सकते हो दैट इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज था उसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पर कर रही है, जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। नाउ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हम देखना चाहें इसको, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर का R यूनिट वेक्टर से इसको वेक्टरली भी देखा जा सकता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में ओवरऑल ओवरव्यू हम ले चुके हैं। कैसे हम इस चीज को करने, तो यहां से अगर हम आगे चले, अगले उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको एक चीज देखने को मिलेगी कि कैसे कैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इफेक्ट डालती है चार्ज। तो यहां पर देखते हैं कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फार्मूला मिला दैट इज K Q अपॉन आर स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, and in magnitude form is equal to KQ upon R square। ओके, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले देखे, हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर देखा दैट इज इन वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर हमारे को फार्मूले मिल गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब अगर हम सुपरपोजिशन की बात करें, तो सुपरपोजिशन में एज इट इज सेम जैसे हमने फोर्स में लिखा था, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हमारे को वही चीज देखने को मिलती है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी।
जैसे हमने फोर्स को देखा था, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सुपरपोजिशन के अंदर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगी वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उन सब के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट वन पॉइंट पर हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसमें न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहला अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि मान लीजिए एक +4q प्लस q का चार्ज और एक हमारे पास दैट इज -2q का चार्ज हमारे पास यहां पर पड़ा, सॉरी कूलम का, 1 कूलम एंड 2 कूलम का चार्ज हमारे पास यहां पर पड़ा हुआ है, जिसका सेपरेशन जो है वो 2 मीटर है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताइए। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को कि लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर हमारे को मिलेगी, दैट इज E1, एंड नेगेटिव चार्ज भी अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड से खींचेगा, दैट इज E2। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है लाइंस और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि E1 प्लस E2 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज KQ अपॉन, पहले हम इसको फार्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर दैट इज Q1 प्लस Q2 की फॉर्म के अंदर हमारे पास यहां पर हमारे को आंसर मिलने के चांस है। तो यहां पर अगर हम देखें इस वाले फार्मूले का अगर हम आंसर कोशिश करें तो यहां पर EP इज इक्वल टू K और यहां पर हमारे पास दैट इज 1 कूलम दैट इज 1 अपॉन में R स्क्वायर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में दैट इज K और यहां पर अनदर चार्ज है हमारे पास दैट इज 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हमारी वैल्यू मिल सकती है 9 × 10 की पावर 9 इंटू दैट इज 3। तो 27 × 10 की पावर 9 की वैल्यू हम यहां पर गेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। नाउ अब हम आगे चलते हैं। इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर अगर हम यहां पर देखें एक ट्रायंगल का प्लस क्यू और यहां पर हमारा पॉइंट ABC, A और A। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C क्या होगी तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। यहां पर हम देख सकते हैं एक छोटा सा चार्ज को अगर हम रखते हैं तो वो कितनी फील्ड महसूस कर रहा है एट पॉइंट C, हम वो चीज को देखना चाहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एट पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, देखिए अब मैं C पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं दैट इज C पॉइंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगी यहां पर दैट इज E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक यहां पर दैट इज KQ अपॉन A स्क्वायर और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। तो इट्स वेरी इजी। अब आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां से अगर हम En की वैल्यू देखें तो हमारे पास यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यानी कि E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस में 2E स्क्वायर और यहां पर हमारे पास कॉस 60 डिग्री का एंगल, बिकॉज 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमारी चारों साइड, तीनों साइड, सॉरी थ्री साइड्स, तीनों साइड्स हमारी सेम है और यहां पर 60 डिग्री का एंगल था। तो यानी कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी √3E के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज √3 KQ अपॉन A स्क्वायर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे को देखने को मिलता है। जस्ट लाइक ऐसी ही सेम प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में यानी कि कूलम्स फोर्स के अंदर भी की थी। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे मतलब कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं,
ओके, लेट्स सपोज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट है उससे बहुत जरूरी है, कुछ जेई के अंदर कुछ नीट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स की वो सब के सब पॉइंट चार्ज के बारे में थे। नाउ अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक रोड है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, जिसका चार्ज Q है और लेंथ L है। लेट्स सपोज दैट इज L। इसके थोड़े से डिस्टेंस पर, यानी कि हम A डिस्टेंस पर अगर मान कर चले, A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम फाइंड करना चाहें, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि यार Q अपॉन A स्क्वायर, ऐसे नहीं हो सकता। हम यहां पर क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रिप को एक छोटे से पार्ट में तोड़ेंगे, जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास dq आएगा और इसकी जो लेंथ होगी वो dx होगी, और P पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है। नाउ व्हाट हैपेंड, आपको पता है यहां पर अगर हम लिमिट की बात करें तो a से लेकर a प्लस l तक यहां पर इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट की वैल्यू होगी। हमको देखने को देखो, P से लेकर इस पॉइंट तक a है, फिर P से लेकर a प्लस से लेकर पूरी लेंथ को उसने कैलकुलेट करना। नाउ अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, P पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो DE है, दैट इज K, और वो स्मॉल x स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है x और dx पर लगने वाली, और चार्ज कितना होगा उस एलिमेंट का dq होगा, और पॉइंट P पर उस dq स्मॉल एलिमेंट के कारण एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो हमने बोला d इज इक्वल टू k dq अपॉन x स्क्वायर। ओके, नाउ लेट वी सबसे पहले हमारे को यहां पर dE तो है, बट हमारे को dq को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अब dq को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को पता है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। नाउ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है, दैट इज लैम्डा, दैट इज स्मॉल चार्ज के कारण dq बोल सकते हैं हम और dx बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर और बिग चार्ज अपॉन में लेंथ हम ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें dq की वैल्यू जो हमारे पास मिलके आती है, दैट इज q अपॉन l इंटू dx। इस वाली वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। मेरा मानना यह है कि आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं, तो आप स्मॉल लेंथ अपॉन ओरिजिनल चार्ज, स्मॉल लेंथ अपॉन स्मॉल चार्ज, ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल चार्ज, आप इस तरह से रेशियो की फॉर्म के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। अब मान लीजिए मैं इसमें पुट करता हूं वैल्यू, तो मेरे को मिलती है यहां पर वैल्यू k q अपॉन l दैट इज dx अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस l तक। इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां पर हमारे पास आगे दैट इज a, यहां पर k q l जो है हमारा कॉमन है, हम इसको ले सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर का हमारे पास आता है, दैट इज 1 बाय x माइनस का, और यहां से a से लेकर a प्लस l तक हमारे पास इसकी लिमिट आती है। नाउ जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट किया जाएगा, दैट इज k q अपॉन l, यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन a प्लस l और प्लस में 1 अपॉन a। जब इस चीज को सॉल्व किया जाता है तो e की वैल्यू कितनी आती है बेटा, k q अपॉन l, दैट इज a माइनस a प्लस l अपॉन a प्लस l। a से a कैंसिल, तो अगर मैं इसका रिलेशन यहां पर आंसर लिखना चाहूं तो यहां से l भी कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाती है हमारे पास, दैट इज k q अपॉन a प्लस l की टर्म्स में यहां से हमारे को आंसर मिल जाता है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक रोड का जो एग्जांपल हमने ले लिया। नाउ सिमिलरली हम एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। अगर हम एक एग्जांपल आर की टर्म्स में, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आर की टर्म में अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो वो आपके लिए इजी रहता है। लेट्स सपोज दैट इज इंपॉर्टेंट।
लेट्स सपोज एक आर्क है, इसके डिस्टेंस मान लीजिए O पॉइंट पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये आर्क जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव। नेट चार्ज इस पर Q है और इसकी लेंथ L। अब इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाए? यहां पर देखिए, ये पूरा एंगल अगर हमारा थीटा है तो हाफ θ1 होगा और हाफ θ2 हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको θ1 मान लूं, θ2 मान लूं और इसको भी θ2 मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। θ/2 मान लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते। ओके, मैं यहां से वही चीज सेम थिंग यहां पर हम स्ट्रिप काटेंगे और यहां से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये एंगल कितना होगा बेटा? d θ, और ये कितना होगा? थीटा। अगर मैं यहां पर एक लाइन लगाऊं तो यहां से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा यहां पर हमारे पास? दैट इज थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज DE cos थीटा, और ये वाला बन जाएगा हमारे पास DE sin थीटा। आप कर्सर को यहां से अगर हमारा जब ये मूव करते हुए यहां पर पहुंचता है तो आप देखोगे DE sin थीटा एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे जो कंपोनेंट पे। ओनली DE cos थीटा जो है रिक्वायर्ड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो यहां पर हम देखते हैं लेंथ को, अगर मैं यहां लिख दूं dx या dl लिख लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं हम dq चार्ज पर, और ये d थीटा हमारे पास यहां पर इसका एंगल और ये हमारा क्या है? रेडियस r। अब हम इसकी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर ड्यू टू दैट एलिमेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली दैट इज DE इज इक्वल टू K dq अपॉन r स्क्वायर। ओके, इजंट इट? बिकॉज रेडियस वही है, हमको यहां से dq K dq अपॉन r स्क्वायर यहां वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास DE क्या है? हमारे पास दैट इज K dq अपॉन r स्क्वायर। अब हमारे को dq को सॉल्व करना है तो dq अपॉन में क्या लिखा जाए? दैट इज dl इज इक्वल टू दैट इज q अपॉन टोटल l। टोटल l को हम यहां पर 2 पाई r भी बोल सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं? लैम्डा लिख लेते हैं। सो dq हमारे पास क्या मिल जाएगा? दैट इज लैम्डा इंटू dl। अच्छा, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाली ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे ये जो है हमारे पास दैट इज dl, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा d थीटा है। तो यहां से हम dl की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज r d थीटा। ओके, यहां से हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं dl इज इक्वल टू r d थीटा। हम पुट करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो d इज इक्वल टू K dq दैट इज लैम्डा एंड dl की वैल्यू जो है ये पुट करते हैं, दैट इज r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, और साथ में क्या चीज है हमारे पास? दैट इज cos थीटा। हमने यहां पर cos थीटा तो लगाया नहीं, DE cos थीटा तो यहां पर cos थीटा की टर्म्स है। ठीक है, कंपोनेंट तो हमारे को यही चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को क्या मिल जाएगी? K लैम्डा अपॉन r स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा और इंटू r भी बाहर। तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा दैट इज cos थीटा इंटू d थीटा। अब ये वैल्यू जो जाएगी हमारे पास दैट इज θ/2 से माइनस K θ/2 तक। r से r कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है नहीं प्लस sin थीटा, और प्लस sin थीटा में जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है दैट इज K लैम्डा r sin θ/2। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर मिलता है जब हम किसी आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपके सामने, आप इसके अंदर एक पॉइंट टू पॉइंट कोई गलती ना करें, जितना हो सकता है इस वाले फार्मूले को याद रखने की कोशिश करें। नाउ मैं यहां पर थोड़ा सा इस चीज को देखने की कोशिश करता हूं कि क्या चीज है। ओके, अब हमारे पास जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमारे पास फार्मूले में अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए पहला केस अगर मैं लूं कि मैं आपसे पूछूं सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट, मान लीजिए सेमी सर्कल मैंने आपको दे दी,
सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल का इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर है। तो क्या हो सकता है, हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमारे को पता है कि जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज k लैम्डा अपॉन r है, रेडियस तो इसका r ही होगा, और यहां पर हमारे को दे रखा है साइन थीटा बाई 2। क्या यहां पर थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री, यस इट्स 180 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास यहां पर 180 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहां पर दैट इज द रिलेशन ओके जैसे हम इसके अंदर 180 पुट करते हैं तो साइन 90 1 हो जाता है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज k लैम्डा अपॉन r, यहां पर हमारे को देखने को मिलती है, दैट इज सेमी सर्कल की वैल्यू। अगर हम सेकंड केस की बात करें, एटलीस्ट यहां पर हमारे को यहां से हमको 2 हियर दैट इज 2k लैम्डा की वैल्यू यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि हमने साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 यहां पर आना चाहिए था, हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो 2k लैम्डा हमारी सेमी सर्कल की। अगर मैं सेकंड आपसे पूछूं कि हाफ सर्कल की बताइए, यानी कि 1/4 सर्कल की जो है इसकी वैल्यू एट पॉइंट O पर बताइए, या आप डायरेक्ट देखिए कि इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं दैट इज E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r दैट इज साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इसकी वैल्यू। मान लीजिए अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनकर आता है दैट इज √2 k लैम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द 1/4 ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द √2 k लैम्डा अपॉन r। सो दैट्स द बेसिक रिलेशन। इफ यू अगर आप आर्क के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप उन चीजों को कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट उसके अंदर हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने देखा, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल, यानी कि दो पोल होने हमारे बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि पोलैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो यानी कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल्स, या अगर हमें एक चार्ज को प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज को सेपरेटेड बाय मान लीजिए हमारा डिस्टेंस इसका 2l कर दिया जाए तो यानी कि दो पोल्स चार्ज पड़े हुए हैं, सेपरेशन है उनके बीच में, दैट इज कॉल्ड डाइपोल ओनली, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेटेड बाय 2l। तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। बट यहां पर इसकी एग्जिस्टेंस होती है दैट इज नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ हमेशा करते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 2l लेकर किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये दैट इज द डाइपोल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइपोल। बट जब हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो यहां पर हमारे को देखने को क्या मिलेगा, दैट इज P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर। सो P वेक्टर क्या है यहाँ पर, P वेक्टर इज द डाइपोल मूवमेंट, एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ओके, इट्स ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये डाइपोल होते क्या, कहां नजर आते हैं आपको, डाइपोल आप देख सकते हैं जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होगी, लेट्स सपोज मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो डेफिनेटली वहां पर डाइपोल्स एग्जिस्ट करते होते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइपोल कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं आपको, जैसे H2O, NH2, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज डाइपोल। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर भी हमारे क्या है, डाइपोल है, दैट इज द डाइपोल, यानी डाइपोल मूवमेंट है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक कोवलेंट बॉन्डिंग को बनाते हैं, वहां पर हमारे डाइपोल मूवमेंट या मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आता है ये तो हमारी बात हुई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, मतलब कि दो अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस जो देखने को मिलेंगे तो वो डाइपोल हो गए, और उनके बीच में डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, Q इंटू 2l, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव होगी।
और डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको देखने को जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अगर इसको केस को सॉल्व किया जाए, सबसे पहले यहां पर आता है डायपोल, यानी कि एक्सियल लाइन पर डायपोल मोमेंट को देखा जाता है एक्सियल लाइन पर। अब एक्सियल लाइन क्या चीज हो सकती है? मान लीजिए यहां पर नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है। किसी पॉइंट P पर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू डायपोल। इसका एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L है। मिड पॉइंट से मैं यहां का डिस्टेंस लूंगा x, जहां पर मेरे को डायपोल को कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज दैट इज O। तो यहां पर L है और यहां पर L है। इस P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगी, दैट इज E1 E2, इसके कारण ये दैट इज 2 और ये क्या होगी 1, और वो चार्ज जो होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज E1 फर्स्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या मिलेगी आपको देखने को, यहां पर हमारे को देखने को मिल रहा है, दैट इज E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 आप देख सकते हैं, E2 इज ग्रेटर देन E1। ओके, अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्सियल लाइन पर दैट इज E2 माइनस E1 होगी। अब E2 ग्रेटर क्यों हुआ? क्योंकि दैट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू Q प्लस Q, दैट्स व्हाई। तो यहां पर हमारे को ये चीज देखने को मिली, तो अब हम इसकी वैल्यूज को डालने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां तक आप देखते हो पूरा x प्लस एल होगा, और यहां से यहां तक ये इस वाले चार्ज की अगर बात करें तो ये क्या होगा, x माइनस एल होगा। ओके, तो E2 किस वजह से? E2 है हमारे पास इन दोनों चार्जेस की वजह से, यहां पर और यहां पर चार्ज की वजह से। तो E2 को हम पुट कर सकते हैं K Q अपॉन दैट इज x माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस E1 किस वजह से है, x प्लस एल, तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं K Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मैं आगे अब इस वाली पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाए तो EA इज इक्वल टू KQ को अगर हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास इसके बीच में आप देखने को मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2XL अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दैट्स सो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो गया, दैट इज EA एक्सियल लाइन पर KQ इंटू 4XL यहां पर मिला और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां पर देखने को मिला। ओके, तो अब यहां पर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पता है दैट इज P जो होता है वो हमारा Q इंटू 2A होता है, Q इंटू 2A या 2L। तो यहां से हम यहां से Q और 2L को वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो यहां पर हमारे को मिलेगा KP और साथ में मिलेगा हमारे को 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब जैसे हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सियल लाइन के अंदर EA इज इक्वल टू दैट इज KP अपॉन, अगर हम बोले कि x मच 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 ग्रेटर देन और x मच ग्रेटर देन L, अगर x मच ग्रेटर देन L है तो यहां पर हमारे पास 2 आगे आ जाएगा और यहां पर इंटू x है तो ये बन जाएगा x की पावर 4, एक से एक कैंसिल, तो EA की वैल्यू हमको मिल जाएगी एक्सियल लाइन पर दैट इज 2KP अपॉन x क्यूब। तो एक्सियल लाइन पर हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे को जनरली मिल रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें, यानी कि अब हमारे को मिल चुकी है एक्सियल लाइन पर जो अगर वैल्यू को देखें तो वो हमारी मिली है 2KP अपॉन एक्स क्यूब। इसको वेक्टरली फॉर्म के अंदर देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस को अगर हम सॉल्व करें दैट इज बाइसेक्टर लाइन पर, अगर हम बाइसेक्टर लाइन पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वही चीज हम लिखते हैं दैट इज माइनस Q, यहां पर हमारे पास प्लस Q चार्ज है। अब यहां पर हम इस बाइसेक्टर लाइन पर यहां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है और इन दोनों का रिजल्टेंट है यहां पर। ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर लाइन, इसको मैं B से डिनोट करता हूं। ओके,
ये जो है मिडिल सेक्शन से यानी कि O पॉइंट से ये x डिस्टेंस पर है, ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास कितनी थी, दैट इज 2l। तो यानी कि ये l हुई, ये l हुई, ये क्या बन जाएगी, दैट इज l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। यहां पर भी ये क्या बन जाएगी, दैट इज l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। अब यहां पर इससे लगने वाली फोर्स दैट इज E1, इससे लगने वाली फोर्स दैट इज E2। अब E1 और E2 दोनों की दोनों सेम है, तो 2E cos थीटा होगी, यहां पर डेफिनेटली होगी थीटा, 2E cos थीटा, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाइसेक्टर लाइन पर आप देख रहे हो, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट दैट इज द 2E cos थीटा। अब हम मेरे को बताइए 2E किसके इक्वल है, दैट इज KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। cos थीटा क्या चीज है, अगर हम cos थीटा को देखें, cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहां पर x है और यहां पर रूट में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर हमारे पास E की वैल्यू जो मिलेगी हमारे को एक्सियल नहीं, सॉरी हमारे पास दैट इज बाइसेक्टर लाइन पर, इसकी वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये मिल जाएगी हमारे को 2kqx अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। मैं डायरेक्ट कंडीशंस पर आता हूं। मान लीजिए इफ x इज मच मच ग्रेटर देन L, क्योंकि हम कहते हैं डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट्स वेरी वेरी लेस, तो जनरली जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं उसको ज्यादा लेकर चलते हैं। तो x is greater than much greater than L, so and P is equal to Q into 2L। तो यहां से अगर हम पुट करें तो EB बाइसेक्टर लाइन पर हमारे को क्या मिलेगा, दैट इज K P अपॉन X क्यूब, दैट इज द बाइसेक्टर लाइन पर हमारे को मिल गया। यानी कि सेकंड फार्मूला अगर बाइसेक्टर लाइन पर आप देखते हो वो हमारे को मिलता है KP अपॉन X क्यूब, KP अपॉन X क्यूब। तो ये दो फार्मूले हमारे को, एक तो हमारे को मिला एक्सियल लाइन पे, एक बाइसेक्टर लाइन पर। जनरली क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है कि वो किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछ सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस केस में हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट अगर हम फार्मूला याद रखते हैं कि एट एनी पॉइंट पर, तो हमारे पास फार्मूला डायरेक्ट है, दैट इज KP अपॉन X क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज इन एक्सियल लाइन थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर हम एक्सियल की बात करें थीटा की वैल्यू थी 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो cos 0 कितना होता है 1, तो 3 + 1 4, तो हमारे पास E एक्सियल लाइन पर कितना आया, दैट इज 2kP अपॉन X क्यूब, जो हमारा बिल्कुल सही है। इन बाइसेक्टर लाइन पर अगर देखें, इक्वेटोरियल पर या बाइसेक्टर पर देखें, बाइसेक्टर पर आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिली थी 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहां पर हमारे को जो बाइसेक्टर पर लाइन मिली वो मिली हमारे को दैट इज KP अपॉन X क्यूब। तो हम डायरेक्टली अगर हम ये फार्मूला याद रखते हैं तो हम दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। नेक्स्ट उसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। लेट्स सपोज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइपोल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखिए, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म लाइंस, कंटिन्यूअस लाइन। अगर डाइपोल को जैसे ही फेंका जाता है इसके बीच में, तो डाइपोल एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट हो जाता है। मान लीजिए यहां पर क्या है, दैट इज -q और +q। हमको पता है यहां पर तो हमारे पास क्या है, दैट इज p वेक्टर। अब यहां पर अगर देखते हैं तो ये डाइपोल है हमारे पास। अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें,
यहां से आप देख सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, दैट इज QE। और यहां पर भी अगर देखोगे आप, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी QE, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर E वेक्टर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं। जैसे डायपोल को फेंका, उसने अपनी टिल्ट हुआ और अपनी एक पोजीशन को ले लिया। ये एंगल अगर थीटा है और ये अगर हमारा P है, तो डेफिनेटली P cos थीटा ये होगा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा ये होगा। या हम इस चीज को P sin थीटा से भी कर सकते हैं, या हम इसको माने दैट इज द 2L, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स इलेक्ट्रिक। तो हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो हमारा होगा 2L sin थीटा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 2L sin थीटा है, तो cos थीटा से 2L sin थीटा अगर हम कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, और यहां पर क्या होगा 2L sin थीटा होगा। तो यहां पर अगर हम टॉर्क देखें, क्योंकि हमारा जो डाइपोल जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, तो उसने एक टॉर्क लिया, यानी कि एक रोटेशन ली। जब भी कोई भी लीनियर टू रोटेशन में आता है, तो वहां पर टॉर्क एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स लगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस, और वो क्या बनी, हमारी टॉर्क बनी। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ टॉर्क इज द टॉर्क, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स हमारे को जनरली यहां पर देखने को मिल रहा है, दैट इज QE, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज 2L sin थीटा। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L, हमको पता है दैट इज डाइपोल मोमेंट। सो यहां पर हम लगा सकते हैं दैट इज PE sin थीटा, बिकॉज यहां पर हमारे पास जो P है वो हमारा क्या है, Q इंटू 2L, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो यहां से हमारा टॉर्क मिला। अब टॉर्क यहां पर sin थीटा है, sin थीटा का मतलब क्या है, यानी कि sin थीटा दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे को क्लियर है कि दो वेक्टर मिलकर एक थर्ड डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो यहां पर अगर हम वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहें इस चीज को, वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क जो होती है हमारे पास दैट इज द P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज द टॉर्क जनरेट बाय डाइपोल, या दैट इज द टॉर्क डेवलप बाय द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमारे कुछ केसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। उन केसेस को अगर हम देखना चाहें, अब हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज टॉर्क PE sin थीटा। PE sin थीटा का मतलब, अगर हम केस की बात करें, केस नंबर 1, केस 1 की बात करें, तो अगर हमारे पास केस 1 है, तो यानी कि थीटा अगर हम 0 डिग्री लेकर चलते हैं, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज P sin 0 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क हमारी क्या होती है 0। 0 का मतलब दैट इज अनस्टेबल कंडीशन यहां पर आ चुकी है, दैट इज अनस्टेबिलिटी है, यहां पर 0 टॉर्क नहीं मिली। सेकंड कंडीशन में अगर हम थीटा को 90 डिग्री मानकर चलते हैं, तो टॉर्क हमारे को यहां पर sin 90 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिग्री हमारा 1 होता है, तो टॉर्क में आपको यहां पर PE मिलती है, दैट इज मैक्सिमम। इस चीज को मैक्सिमम बोला जा सकता है, इसको हम मिनिमम बोल देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे को स्टेबल कंडीशन में एक स्टेबिलिटी मिलती है। थर्ड कंडीशन में आप थीटा को चाहे 180 डिग्री कर दीजिए, तब भी आपको टॉर्क की वैल्यू sin 180 यानी कि cos 90 हमेशा 0 होता है, तो यहां पर भी हमारे को टॉर्क की वैल्यू 0 मिलती है, दैट इज अनस्टेबल कंडीशन में मिलती है। तो दिस इज द अबाउट द डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना, और उस चीज को हम यहां पर कंटिन्यूसली चेक करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो भी हमने चीज देखी, उसके अंदर एक टॉपिक को मैं यहां पर दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा। वो टॉपिक हमारे से लेफ्ट हो गया, तो आज हम उसकी भी बात करेंगे। तो वहां पर हमारे पास एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहली कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की हो सकता है कि मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम हो सकता है, मान लीजिए चार्ज अपनी किसी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ,
ठीक है, अगर चार्ज अपना डिस्प्लेस हुआ वो दोबारा से रीगेन कर लेता है, वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर ले, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर हम सेकंड बात करें अनस्टेबल की, अनस्टेबल का मतलब तो वही बात हुई, इसका अपोजिट होगा। अगर चार्ज को डिस्प्लेस किया गया और वो दोबारा से रीगेन ना कर पाए, नो रीगेन टेक प्लेस, अगर कोई रीगेन ना हो तो उसको अनस्टेबल कंडीशन बोली जा सकती है। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन हो सकती है हमारे पास न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का क्या है कि मान लीजिए चार्ज को डिस्प्लेस किया तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, देन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब भी डिस्प्लेस करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम, तो ऐसी कंडीशन को न्यूट्रल कंडीशन बोला जाता है। स्टेबल यानी स्टेबल कब होगा? चार्ज को डिस्प्लेस किया, वो दोबारा से रीगेन कर ली पोजीशन को, स्टेबिलिटी। अनस्टेबल, चार्ज को डिस्प्लेस किया, उसने अपने आप को रीगेन नहीं किया। अच्छा, न्यूट्रल, आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके पास, फिर किया तब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यानी कि न्यूट्रल कंडीशन उसके पास बार बार एग्जिस्ट हो रही। तो दैट्स अ न्यूक्लियर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम था। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आइए डिस्कस करते हैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल को। लेट्स सपोज पहला न्यूमेरिकल, मान लीजिए दो चार्ज हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक होता है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और एक 4+q चार्ज हमारे पास है, और ये हमने L डिस्टेंस पर रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक थर्ड चार्ज को इसके बीच में प्लेस करना है, थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, और वैसे वो पोजीशन बताइए जहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो। अब यहां पर हम सोचते हैं, चलिए हम यहां पर मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली वो पोजीशन थी जो कि x डिस्टेंस पे थी, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L-x हो जाएगा। अब हमारे को वो पोजीशन चाहिए कि कहां पर वो चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। नाउ अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज इसके कारण एक फोर्स यहां पर लगेगी F1 और इसके कारण फोर्स लगेगी F2। अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो अब इसको देखते हैं, तो F1 के कारण क्या होगी? x के कारण, तो F1 के कारण 1 यानी कि हम यहां पर k क्या लिखाते हैं? k q, मान लीजिए यहां पर q नोट रखा हमने, k q नोट अपॉन x इज इक्वल टू k, F2 की किसके कारण हुई है? इनके कारण, k q नोट इंटू 4q अपॉन L-x का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल करते हैं, q नोट से q नोट कैंसिल करते हैं, और L-x को मैं इधर लेकर आता हूं, L-x अपॉन x को होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इधर लेकर आया और पूरा होल स्क्वायर किया और यहां लिख दिया 4। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटाया तो L-x अपॉन x इज इक्वल टू +-4 मिला। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए L-x इज इक्वल टू +4x कर लेते हैं, तो L की वैल्यू कितनी मिली हमारे को? दैट इज 4, दैट इज 5x, तो x की वैल्यू हमारे को कितनी मिली? L/5। ओके सॉरी, तो यहां पर हमारे पास 4 था, तो यहां पर हमारे को 2 आएगा क्योंकि हमने यहां पर रूट को नहीं किया, तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती, मिस्टेक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द L-x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ गया 4, तो L-x अपॉन x इज इक्वल टू +-2। समटाइम देयर इज समटाइम कई बार फॉल्ट हो सकता है, ओके इग्नोर। सो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा? L-x इज इक्वल टू, पहले +2x से सॉल्व करते हैं, तो L की वैल्यू इज इक्वल टू 3x आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू L/3, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं L-x इज इक्वल टू -2x कर दें तो L की वैल्यू आ जाएगी -x, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज द स्टेबल कंडीशन विच इज, जिसके कारण हमारे को एक आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू L/3 होनी बहुत जरूरी है जहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे को मिलेगी। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, अगर आप याद कर सकते हैं तो यहां पर बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू √Q1 अपॉन दैट इज Q1 प्लस में
रूट Q2 इंटू एल। आप पुट कर सकते हैं। देखिए यहां पर Q1 की वैल्यू क्या थी, Q थी। यहां पर देखिए Q, इसकी वैल्यू क्या थी 4Q। यहां पर हम Q पुट कर रहे हैं। जैसे ही 4Q पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2Q, और यहां पर क्या है L, तो Q से Q कैंसिल हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा L/3। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट एक इस वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो तो ये वाला फार्मूला रिक्वायर्ड फार्मूला है फॉर सॉल्यूशन ऑफ योर टू गेट अ गुड आंसर। ओके, नाउ एक एग्जांपल और करते हैं। दैट इज द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, मान लीजिए यहां पर प्लस Q चार्ज है और यहां पर कुछ दूरी पर यानी कि L दूरी पर यहां पर हमारे पास माइनस Q चार्ज है, माइनस 9 कूलम, सॉरी 9Q। ओके 9Q। अब वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसे थर्ड चार्ज को प्लेस करना है कि जहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए हम बीटल वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं। आप यहां पर देख सकते हो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्सेस। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड से या फोर्सेस से आप कैलकुलेट किया जा सकते हो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 नहीं हो सकती वैल्यूज। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कर रहा हूं, वो दूसरा फोर्स की टर्म्स में था, सेम। अच्छा, अगर मैं यहां चलूं इस वाले पॉइंट पर देखें तो इसके कारण तो ये खींच लेगा, मान लीजिए E2, और ये क्या करेगा, हम यहां से F2 भी कर सकते हैं। F2 E2 से कैसे भी कर लीजिए, और यहां से अगर आप करोगे तो यहां पर मिलेगा E1, या आप इसको F1 से भी कर सकते हैं। F1 में आप Q0 को चार्ज को पुट कर दीजिए। अब यहां पर आप देखोगे E2 इज ग्रेटर देन E1 है, तो यहां पर क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारा -2, माइनस का मतलब है खींचने की क्षमता उसकी ज्यादा है, तो यानी कि चार्ज के पास बैठे हुए हैं और वो 9Q है, मैग्नीट्यूड में कितना बड़ा है, तो वो खींच लेगा। तो इसलिए ये वाली इक्वल मिनिमम कंडीशन यहां भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लीजिए अब ये वाला पॉइंट पर चलते हैं। इस वाले पॉइंट से क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 करेगा और F1 भी यहां पर ये डालेगा, और इस वाले केस के अंदर ये अपनी तरफ खींचेगा यानी कि दैट इज E2, और ये F2 फोर्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड यहां पर कम हो जाएगा इफेक्ट। तो ये कंडीशन जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर बैलेंसिंग या मैग्नीट्यूड की। तो हम इस वाली कंडीशन को अगर हम लेकर चले, फोर्सेस की टर्म्स में लेकर चले, तो F1 F2 इक्वल हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं F1 की बात करूं तो वो x के कारण है, तो Q अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू Q0 हो गया अगर मैंने यहां पर Q0 को रखा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर बन जाएगी हमारे पास K, दैट इज 9Q इंटू Q0 अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से K Q0 और यहां से भी Q0 कैंसिल कीजिए, और यहां पर हमारे पास आएगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं तो यहां पर आप देखना L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रह जाएगा। तो यहां से हम L प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस लेकर चले प्लस 3x, तो L की वैल्यू आपको 2x मिलेगी। दैट इज द रिक्वायर्ड। तो x की वैल्यू हमारे पास L/2 होनी बहुत जरूरी है। अगर हम L प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 लेकर चले तो L की वैल्यू हमारे पास -4x आ जाएगी, और x की वैल्यू -L/4 ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम इसका एक लास्ट शॉर्टकट मेथड को देख लेते हैं। अगर मैं x को लिखे यहां पर और यहां पर लिखते हैं दैट इज Q2 अपॉन में Q1, और यहां पर Q2 माइनस रूट में Q1 लिखें और यहां पर L लिख दें, तो शायद ये शॉर्ट फॉर्म हमारे लिए कारगर साबित होगी। देखते हैं, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू Q है तो हम रूट Q लिख देते हैं। यहां पर Q2 की वैल्यू 9Q थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3
रूट क्यू आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, रूट क्यू और इंटू एल। आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां से 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, L/2 यहां पर बिल्कुल सही और राइट आंसर इस केस में भी और इस केस में भी। तो हमको सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन को जांचना पड़ता है, हमको रिक्वायर्ड फार्मूला देखना पड़ता है कि हम फोर्स का लगा रहे हैं तो हम फोर्स से कैलकुलेट करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करें, पोटेंशियल से लगा रहे हैं पोटेंशियल से कैलकुलेट करें। तो आज की डेट के अंदर हमारा जो था कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने और इलेक्ट्रिक डायपोल को बहुत अच्छे ढंग से किया। कुछ न्यूमेरिकल के साथ हम अगले लेक्चर के अंदर आपके सामने आएंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। काफी हद तक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियसली नीट के अंदर आपके आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।